हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो जो हमारी एसएससी जीडी की जो है सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू की, ठीक है। तो जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है अभी 4 फ़ेब से लेके और 25 फ़ेब तक, तो उनके लिए ये सीरीज़ चल रही है भाई। 53 शिफ्ट जो हुई थी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन चल रहा है जीके जीएस का। ये आज थर्ड क्लास है और पर क्लास में हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक ये 400 से 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है भाई। आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा लास्ट रिवीजन है। अब एग्ज़ाम जितना जितना पास आ रहा है आपको थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देनी है, पीवाईक्यू पे फोकस करना है और रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब नई चीज़ें नहीं पढ़नी है भाई, आपको जितना आपने पढ़ लिया उतना बहुत है। इसके अलावा सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए रिवीजन मोड में आ जाइए अब आप, एग्ज़ाम मोड में जिसे बोलते हैं। तो रिवाइज ही रिवाइज करना है, अब कोई नई चीज़ नहीं करनी, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो पीवाईक्यू की आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं जीके जीएस का, ठीक है। बस 100 जो है आपको रिवीजन मिलेगा। 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और अब ये 100 क्वेश्चन की फिर सीरीज़ है। बाकी आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है चैनल को। तो क्लासेस आ रही हैं, 2-3 क्लास और आएंगी, उसमें ही हम ख़त्म कर देंगे सीधा जीडी के जितने भी 2024 में शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है भाई। बाकी आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएलआर की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो ये एसएलआर होता है इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होती हैं भाई, जो उनके पास डिपॉजिट होता है, जो डिपॉजिट होता है उसकी जो है कुछ परसेंटेज वो लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। लिक्विड फॉर्म जैसे कि गोल्ड में या फिर सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में। और ये जो है परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, तो आरबीआई इसे डिफ़ाइन करती है कि जो कमर्शियल बैंक्स होंगी वो कितना परसेंटेज जो है डिपॉजिट्स का वो लिक्विड फॉर्म में रखेंगी, ठीक है भाई। तो ये कमर्शियल बैंक को फॉलो करना होता है। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। लंबी कूद लॉन्ग जंप में उत्प्रस्थान टेक ऑफ गड्ढे पिट से 1 मीटर दूर डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। तो 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है भाई, जो लॉन्ग जंप में जो टेक ऑफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय खिलाड़ी जैनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। तो जैनेट विधि का संबंध किस खेल से है, तो स्क्वैश खेल से है। वो याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो उसमें कितने मापदंड हैं ये आपको बताना है। तो इसमें 7 मापदंड है भाई। जो SECC का जो है सर्वे हुआ था, जनगणना हुई थी 2011 में, तो उसमें 7 जो है मापदंडों के आधार पर परिवारों की स्थिति को अन्य श्रेणी के तहत रैंकिंग दी जाती है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जो है कब बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो किस सेशन में बने थे, तो 1931 में बने थे। कराची में ये सेशन हुआ था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया है, आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोला जाता है। और इनका सबसे हाईएस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, तो 182 मीटर का। और किस कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम पर, सरदार सरोवर जो डैम है वहाँ पर है, ठीक है भाई। रिवर का नाम आप मुझे बताएंगे कि किस रिवर पर है, ठीक है डियर लर्नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर है 6। तो पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो ये आपको बताना है। तो ये 2009 में इन्हें प्राप्त हुआ था, जो भारत रत्न मिला था इन्हें, पंडित भीमसेन जोशी जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यह क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है भारत की जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, असेंबली, ये संविधान सभा जो बनी थी, इसमें क्या था कि जो है इनका प्रेसिडेंट बनाया था। तो प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई जो है इसके अध्यक्ष बने थे जब हमारी जो है भारत जो संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उसके पहले अस्थाई सदस्य बने थे ये, ठीक है, अध्यक्ष बने थे अस्थाई जो है सच्चिदानंद सिन्हा, ये ध्यान रखना है आपको। और इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, पहली जो मीटिंग हुई थी जो संविधान सभा की। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी आया था भाई, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, रिजोल्यूशन, तो ये कौन लेके आया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और ये कब एक्सेप्ट हुआ था, ये हुआ था भाई, ये लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे जो है जवाहरलाल नेहरू जी। और इसे एक्सेप्ट कब किया था, तो ये एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी, यूनैनिमसली एक्सेप्ट किया था 1947 को, इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। बाकी जो इसके अध्यक्ष बने थे भारतीय जो संविधान सभा की ये अध्यक्ष, तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है भाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, तो यह है कुंभ मेला। अभी फरवरी में, जनवरी से फरवरी तक कुंभ मेला चल रहा है भाई, ठीक है, अभी 2025 में कुंभ मेला कहाँ पे लग रहा है ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सी जगह लग रहा है। यूपी में लग रहा है, इतना मैंने बता दिया, तो आप उस शहर का नाम बताएंगे जहाँ पे लग रहा है ये, ठीक है भाई, जहाँ पर लग रहा है बताइए। डियर लर्नर्स पार्टिसिपेट करिए और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। और जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ठीक है। और देखिए सभी की आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी यहाँ पे करने का मौका मिलेगा, जीएस सभी की आप पढ़ सकते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जीडी वालों के लिए स्पेशल क्लास चल रही है भाई हिंदी में, ठीक है, पीवाईक्यू के लिए। तो आपका अभी जो टाइम है आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है, 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और 25 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम रहेंगे। तो पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है। और इनमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे आपके जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है भाई। तो आपको बिना किसी टेंशन के पढ़ते रहना है बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको तो यस और नो ज़रूर लिखें कि सर क्लास में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसी से ही हमें भाई पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो, डैश राष्ट्रीय बाल भवन एनबीबी की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो ये है भाई राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान, ठीक है। तो इसमें बाल श्री सम्मान की ही बात हो रही है, बच्चों से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। जो बाल पुरस्कार होते हैं उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, इसे ना कई बार भाई इतना लंबा स्टेटमेंट देख के ना कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं,
बट आप वर्ड एसोसिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन से देख के एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है आपको। कई बार ना जो लंबी स्टेटमेंट होती है वो इजी क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये भाई हेरोड डोमोर मॉडल पर थी, हेरोड डोमोर मॉडल। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। जो है पीसी महालनोबिस पर कौन सी थी? तो सेकंड 5 ईयर जो प्लान हुआ था उस पर बेस्ड था। किस पर? तो ये महालनोबिस पर, पीसी महालनोबिस इनका पूरा नाम था, महालनोबिस। ध्यान रखना है डियर लर्नर्स आपको। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम की कह रहा है ये कब आयोजित हुए थे? तो 1930 में आयोजित हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल में भी पूछा गया है ये, तो ध्यान रखें इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो ये था भाई तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में जो है बात हो रही है, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था तो उसी की बात हो रही है, स्व उत्पादक। ठीक है, फूड ग्रेन्स में हमें काफ़ी आगे जाना था क्योंकि उस टाइम पे भाई फूड ग्रेन्स की कमी हो रही थी इंडिया में। हम इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स जो है। ठीक है, फूड ग्रेन्स कहाँ से इंपोर्ट करते थे? तो यूएसए से इंपोर्ट करते थे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वो फूड ग्रेन आता भी नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे फूड उत्पादन में, स्व उत्पादन में। ठीक है, तो फिर हमने भाई काम किया उस पर, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966-67 के करीब आया था। थर्ड जो है योजना चल रही थी ये। तो ये भाई जो आया था, देखो थर्ड पंचवर्षीय योजना चल रही थी ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। तभी आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन भी। ठीक है, उस टाइम पे भाई इंडो चाइना वॉर हो रखा था, जिसे सीनो चाइना वॉर बोलते हैं, सीनो चाइना वॉर। और इंडो पाक वॉर भी हो रही थी। तो ये प्लान जो है फेल कर गया था, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी। बट इसमें जो है फूड ग्रेन्स में हमने काफ़ी अच्छा किया था, उनके प्रोडक्शन में, फूड ग्रेन्स में। ठीक है, यहाँ पे हरित क्रांति जो आई थी, और ये आई थी हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे भाई, ये थे MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे भाई आज की क्लास में हमारे। नेक्स्ट, तो भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है ये का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं, सभापति बोलते हैं। ठीक है भाई इन्हें। तो राष्ट्र जो है उपराष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 64 में, कि जो प्रेसिडेंट होंगे, जो है वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वही जो है राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, पीठासीन अधिकारी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। तो डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसका किया गया है भाई ये? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नेस्कॉम की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है आपको, ये जो है पूछ सकते हैं आपसे नेक्स्ट एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? तो बुद्ध धर्म इन्होंने फॉलो किया था भाई। जो है अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म जो है फॉलो
करते थे, ये उसके अनुयायी थे। काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था भाई इन्होंने, इनके बेटे ने, जिसका नाम था संघमित्रा, और इनका जो बेटा था वो था महेंद्र। इन्होंने श्रीलंका में जो है बुद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार किया था, और एशिया में भी काफ़ी प्रचार किया था। ठीक है, बुद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पे यूटी जो होती है उसमें से पूछ रहा है कि किस यूटी में जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। तो भाई वो दिल्ली का ही है, दिल्ली यूटी है जो है केंद्र शासित प्रदेश है ये। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो है असेंबली भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद आ रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है भाई यूटीज़ में, का घनत्व जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। तो चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले पास बनाती हैं, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती हैं, यही सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो है सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है भाई, तो थर्ड वाला भी चलो देख लेते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई पाई जाती हैं, नहीं। तो फोर्थ देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी मात्रा है जिसकी कोई दिशा और परिणाम नहीं होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है भाई इसका सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती हैं, याद रखना है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन जो है चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है। तो ये किस जो है स्टेट ने किया है, तो छत्तीसगढ़ ने किया है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ठीक है, आपको योजना याद रखनी है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो ये भगवंत मान ने लगाया, जो ट्रैक्टर के स्टंट होते हैं भाई, लोग ट्रैक्टरों पे स्टंट करते हैं। ठीक है, स्टंटबाजी, तो उसको बंद करवा दिया था 2023 में पंजाब में भगवंत मान ने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। तो देखिए, मोहिनीअट्टम, ये क्लासिकल डांस है केरल का, इतनी बार रिपीट हो गया है भाई ये क्वेश्चन, है ना, क्लासिकल डांस का। और मैंने पिछले जो 100 क्वेश्चन करवाए थे उनमें भी, और 200 क्वेश्चन जो पहली क्लास आई थी उसमें भी है ये ऐसा क्वेश्चन, और जो सेकंड क्लास आई है उसमें भी है ये। तो अब थर्ड क्लास है ये हमारी 100 क्वेश्चन की, तो इसमें भी आ गया। तो आपको देख सकते हैं आप, जो हमारे क्लासिकल डांस हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो मोहिनीअट्टम है केरला का। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो है कथकली, कथकली, तो ये भी केरला का है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ये केरला के हैं, कथकली भी और मोहिनीअट्टम भी। कथक जो है, कथक और कथकली में आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है, कथक है यूपी का। ठीक है भाई, और ओडिसी है उड़ीसा का ये भी ध्यान रखना है। सत्रीय कोई क्लासिकल डांस नहीं है। ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ये मैथ का है भाई। आगे देख लेते हैं, अब हमारी दूसरी शिफ्ट आ गई है, उसके अलावा जो है अब हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट का कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो ये है भाई 64.83%। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुल साक्षरता दर है ये, जो है 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 नहीं है ये, 2001 है भाई। ठीक है, तो ये है 64.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नॉट पूछ रहा है, ये सही नहीं है। तो ये है भाई, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग
5A में किया गया है। 5A नाम का तो कोई है ही नहीं भाई, तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये गलत है। बाकी पहली वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये पहली वाली, लेकिन इसने पूछा है गलत का। तो दूसरी देख लेते हैं। संविधान जो है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों में से संबंधित है। बिल्कुल, यहाँ पे 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th वाला जो मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किया गया था 2002 में। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो बिल्कुल जो हमारी जो ये है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हैं, ये कब ऐड करी गई थी? तो इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 42वां, इसमें ऐड करी गई थी 1976 में। याद रखना है भाई आपको। ठीक है डियर लर्नर्स, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी भाई ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में। और 11वां वाला जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, उसे 2002 में ऐड किया गया था। और ये अनुच्छेद 51 में ए में आती है। और पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 4A में आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली सही नहीं है, इन्होंने रॉन्ग पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो किसके पास होती है भाई लोकसभा को भंग करने की शक्ति? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। ध्यान रखना है डियर लर्नर्स आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो छऊ जो होता है भाई पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। वैसे ये देखो जो है वेस्ट बंगाल, झारखंड और एक और है उड़ीसा, तो इस जगह पे होता है, तीनों स्टेट्स में होता है ये। और इसको जो है क्लासिकल डांस का स्टेटस तो दे दिया है किसने? कल्चरल मिनिस्ट्री ने। कल्चरल मिनिस्ट्री ने, लेकिन अभी जो है जो संगीत नाटक अकादमी है उसने अभी स्टेटस नहीं दिया है। वैसे संगीत नाटक अकादमी ने 8 जो है क्लासिकल डांस को स्टेटस दे रखा है क्लासिकल डांस का, बट अभी इसे नहीं दिया है जो छऊ डांस है। ठीक है, छऊ नृत्य है जो। तो इसमें देखिए वेस्ट बंगाल है, तो ये भी नहीं है, तमिलनाडु भी, महाराष्ट्र भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है। तमिलनाडु में एक भरतनाट्यम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें भाई, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अपने कॉपी पेन लेके बैठें, आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा लिखेंगे तो जब आप। ठीक है, नींद भी नहीं आएंगी। नींद आ तो नहीं रही वैसे आनी तो नहीं चाहिए, मैं इतना बेकार तो नहीं पढ़ा था ठीक है, बाकी आप खुद भी देखिए। क्लास को ना 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं या 2x की स्पीड पे अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है भाई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल स्पीड पे देखिए। आपको टाइम बचाना है अपना और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, फिर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो इम्पोर्टेंट क्लास रह जाएंगी आपकी। एसएससी के मैंने पूरे करवा दिए, सीजीएल के। PYQ के लिए आपको GK GS के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये सारे मैं करवाऊंगा आपके। CGL का मैंने करवा दिया, MTS का चल रहा है, CHSL का भी चल रहा है, और अब आप लोगों के लिए स्पेशल GD का। तो टेंशन ना लें भैया आप बिल्कुल भी। ठीक है, PYQ तो आप मुझ पे छोड़ दें बिल्कुल। तो किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? तो यूरेनियम है भाई, जिसकी ये बात कर रहा है स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, परमाणु संख्या सबसे अधिक है इसकी और यह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है भाई, एलिमेंट बोलते हैं इसे इंग्लिश वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी शास्त्रीय नर्तक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो ये कौन थी? सोनल मानसिंह। याद रखना है आपको इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो अपॉइंटमेंट 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 ये ध्यान रखनी है आपको नई 2024 में अगर कोई हुई है तो। कोई किसी का अध्यक्ष बना है या फिर कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, किसी एजेंसी का हेड बना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है के राजा रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। कौन से खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए जो है एलो रेटिंग प्रणाली, एलो रेटिंग जो है सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ये है भाई शतरंज। ठीक है, इसमें भाई एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हरित क्रांति, देखिए स्पोर्ट्स और उससे रिलेटेड टर्म्स याद रखनी है आपको, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा ऐसे। तो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है ये HYV की, तो बताओ। ट्राई करो इसका आंसर भाई खुद से भी लगाने की कोशिश करो कोई, पर यहाँ पे सब कुछ दे रखा है ना आपको, तो आपको मन नहीं कर रहा होगा लगाने का है ना। चलो कोई नहीं, मैं ही लगा के दूंगा आपको, सब कुछ मैं ही करके दूंगा, चिंता ना करें, मैं हूँ ना PYQ के लिए। तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो हमने ग्रेन जो है अपनी प्रोडक्शन को, ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। ठीक है भाई, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था, मकैनाइजेशन का जो है मॉडर्न मशीनरी का यूज़ किया था, फर्टाइल लैंड का काफ़ी यूज़ किया था, सेलेक्टेड एरिया में थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। हरियाणा और जो है पंजाब और वेस्टर्न यूपी, इसी एरिया में आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सरोजनी नायडू। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना। तो ये है मैनग्रोव्स जो होते हैं, ये देखिए मैनग्रोव्स जो हैं कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, यहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं। ये भाई वाटर और जहाँ पे थोड़ा मार्शी लैंड होती है, ठीक है, वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में, तो उधर कोस्टल एरियाज़ में ही ज़्यादा पाए जाते हैं मैनग्रोव्स। ये वेस्ट बंगाल में, गुजरात वगैरह में यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मिस्टी स्कीम्स किसके लिए है? जो मैनग्रोव्स हैं उनके लिए है, मैनग्रोव्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो चीन नहीं है, बाकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों सार्क के मेंबर हैं। तो नहीं पूछा है तो चीन ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है? तो ये आती है भाई द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सर्विस जो सेक्टर होता है, तो ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में, गन्ने से चीनी बनाना। और जो रॉ मटेरियल आता है बिल्कुल जैसे एग्रीकल्चर, ये आता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र ये जो गन्ने से चीनी जो है एक प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को, है ना, यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज करना, तो ये आता है सेकंड। तृतीयक में जो हमारी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, सर्विसेज देते हैं, वो आती हैं तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये है भाई MS स्वामीनाथन, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। ठीक है, और ये थे जो हमारे श्वेत क्रांति के थे, श्वेत क्रांति जो आई थी
उसके थे वर्गीस कुरियन। और एक बार आप थोड़ा सा देख लें वर्गीस कुरियन किसके थे। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 45वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है राकेश पाल। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इस पिछले एक साल में जो जो भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, जो जो भी, ठीक है, नई अपॉइंटमेंट हुई हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राव शंकर पंडित भाई राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो ये ग्वालियर घराने से है। घराना के क्वेश्चंस पर यूपीएससी का ज़्यादा फोकस रहता है, वो एसएससी का ज़्यादा फोकस रहता है भाई। ठीक है, तो जहाँ पे भी जो है घराना किसी पर्सनालिटी से एसोसिएटेड आ जाए तो उसे याद रखना है, ये रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो साउथ इंडिया की बात कर रहा है ये, दक्षिण भारत में। तो उर एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में कुन्नू कुन्नू जो है कनकुनु महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो ये है निशागंधी। ठीक है, तो ये निशागंधी जो है नृत्य महोत्सव है, डांस फेस्टिवल है। ठीक है, हम्पी कर्नाटका में है, कर्नाटका। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही है? तो ये आपको बताना है। तो ये है, देखो, भाला फेंक कूदना नहीं, ऊंची कूद फेंकना नहीं। तो दोनों ही सही नहीं है, न तो एक है और न ही दो है। तो इसमें युग्म स्पर्धा उसके प्रकार के संबंध में, तो दोनों ही गलत है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये टेबल टेनिस से इनका संबंध है, अंकिता दास का याद रखना है, आपको पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट शिफ्ट पर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट शिफ्ट का स्टार्ट है। तो जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये है घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं इसे, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो जल के जो प्राणी होते हैं उनको पानी के अंदर सांस लेने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है BVR सुब्रमण्यम, इन्हें नियुक्त किया गया है नया जो है सीईओ। तो जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग बना कब था? तो देखिए, नीति आयोग बना था 2015 में। और इसने किसे जो है रिप्लेस किया था? तो इसने जो है रिप्लेस किया था किसे? प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। और प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो ये 1950 में बना था, 1950 में। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करता था जो है 5 ईयर प्लान्स आते थे उन्हें। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो ये आपको बताना है। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में से एक था भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाएं देखिए, 1 से जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, 10th 11th और 12th। इससे क्वेश्चन बनता है तीनों से। अभी तक जितना भी मैंने देखा है, जितनी भी मैंने शिफ्ट कराई हैं उनमें देखिए, अभी तक देखिए मैंने जितनी भी शिफ्ट कराई है ना उनमें यही पूछा गया है कि किस जो है पंचवर्षीय योजना में ये हुआ है। ठीक है भाई, 5वीं 1 से लेके 5 तक, और जो है 11
12 और 10 इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जितनी भी मैंने अभी तक देखी हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। डैश ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया नवंबर 2022 में। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से भारत की जो G20 की अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया था नवंबर 2022 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जलीकट्टू जो है निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? तो ये पोंगल जो है त्यौहार है, इसकी एक विशेषता है। और पोंगल होता कहाँ है? तो ये होता है भाई आंध्र प्रदेश में शायद, या फिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो ये भाई इन दोनों में से मैं कन्फ्यूजन में हूँ थोड़ा सा, एक बार आप गूगल पे सर्च कर लें कहाँ पे होता है, मैं ही देख लेता हूँ एक बार, रुकिए आप एक बार ट्राई कर लेते हैं कहाँ पे है पोंगल जो फेस्टिवल है। याद था मेरे, अभी दिमाग से स्लिप हो गया है भाई। तो ये देख लेते हैं पोंगल फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल। मैं या तो आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा देख के कि किस स्टेट में होता है ये। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ इसको लेके। तो ये जो होता है भाई जो है तमिलनाडु में ही होता है ये पोंगल फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कई बार पूछा गया है ये जो है पोंगल वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। पोंगल आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में ही होता है ये। ठीक है, यद बिहू जो फेस्टिवल होता है ये कहाँ होता है? सेकंड जो ऑप्शन है, तो ये होता है आसाम में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। बिहू जो होता है आसाम में होता है, पोंगल तमिलनाडु। ठीक है, और अगर तमिलनाडु ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु, इन्हीं दोनों में से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है भाई उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यार 2-3 दिन से ना पता नहीं इंटरनेट में बड़ी समस्या आ रही है, चलता नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी दिक्कत है इंटरनेट पे आजकल। जियो का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, कई बार जो है क्लास को अपलोड करते टाइम बड़ी दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तपन कुमार जो है पटनायक ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये छऊ में जीता था भाई, छऊ नृत्य शैली में जो है तपन कुमार जो पटनायक है उन्होंने संगीत नाटक जो है अकादमी पुरस्कार जीता था। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। तो ये है 10,000। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कितनी बसों को, तो 10,000 बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए बस योजना पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। ठीक है भाई, तो ये आपको वैसे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तो मुश्किल ही पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। आपको स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स में तो चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों क्वाजी जुडिशियल बॉडी का एक उदाहरण है? अर्ध जो न्यायिक बॉडीज़ होती हैं जो है क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, उसका एक जो है एग्जाम्पल है इसमें से। तो ये है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो ये एक भाई क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? तो ये है पाकिस्तान की बात हो रही है पश्चिम में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है।
तो ये पश्चिम है, और यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ही हमारे संबंध ऐसे सही नहीं रहते। ठीक है भाई, तो यही वही पूछ रहा है, अक्सर भू राजनीतिक जो है महत्व का विषय बना रहता है, पड़ोसी देश ही है हमारा ये पाकिस्तान, सुधरने वाला तो है नहीं ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सिद्धार्थ सूचड़े जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये भाई स्क्वाश खेलते हैं सिद्धार्थ जो है सूचड़े, नाम ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संसाधनों एमएफआई की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई बना कब था? तो 1934 का जो एक्ट आया था उसमें बना था ये 1935 में। ठीक है भाई, तो भारत में कौन सा विनियामक नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है और पर्यवेक्षण करता है? तो ये है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 पीपी प्रतिशतता अंक की गिरावट आई है। तो सिख जो है उनके जो है 2011 के अनुसार सिख जो जनसंख्या के अनुपात में 0.2 पीपी की गिरावट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो? तो 6 खिलाड़ी होते हैं उसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो ये 1928 में हुआ था भाई बारदौली सत्याग्रह। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, किसी भी शिफ्ट में पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे ये थे पुष्यमित्र, शुंगा डायनेस्टी। तो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी है ये भाई, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, इंडिजीनस डायनेस्टी है, इंडिजीनस डायनेस्टी, इंडिजीनस डायनेस्टी है शुंगा, कानवा और सतवाहना। इतना आपको ध्यान रखना है, ये इंडिजीनियस डायनेस्टी है। ठीक है, और फॉरेन डायनेस्टी भी आई थी जो है उसके बाद मौर्याज, जो मौर्याज के बाद पोस्ट मौर्याज में जो है फॉरेन डायनेस्टीज़ में कौन कौन सी थी? तो इंडो ग्रीक्स थे जो वो थे, और कुशानाज थे, कुशानाज थे, और साकाज थे, साकाज, पार्थियंस थे, पार्थियंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पार्थियंस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे, इंडो ग्रीक्स, और ये थे कुशाना, साकाज, पार्थियंस और कुशानाज। ठीक है, कुशानाज में वही तो जो 772 में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, वो कुशानाज कनिष्का के टाइम में हुई थी, वो कुशान डायनेस्टी से ही थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लोक नृत्य खोरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये होता है भाई हरियाणा में, लड़के की शादी पे होता है खोरिया डांस, शादी पे, शादी होती है ना तब होता है ये, शादी नहीं है ये, शादी, लड़के की शादी पर होता है ये खोरिया डांस, हरियाणा में होता है ये, बड़ा फेमस डांस है भाई हरियाणा में अपने में। ठीक है, हमारे यहाँ तो होता ही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकलीफ के रूप में पेश किया जाता है? तो ये तैराकी में जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक को तकलीफ के रूप में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? तो किसमें है ये, कौन सी ड्यूटी है जो है मौलिक अधिकार हमारा, कौन से है मौलिक कर्तव्य? तो यह है 51AF, जिसके बारे में ये बात कर रहा है कि हमारी समग्र जो है संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व, समृद्ध है ये, समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है। तो ये है 51AF जो है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, खान मंत्रालय
के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है भाई बिहार में। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जल्दी से 40 क्वेश्चन और निपटा लेते हैं, ये नहीं करने, ये मैथ्स आ गया भाई बीच में। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भाई हमारे स्टार्ट हैं अब क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बांगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष के रूप में चुना। तो ये 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के। ठीक है भाई, जो है अजय बांगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2018 एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो ये जकार्ता में हुए थे भाई, इंडोनेशिया में। पालमबांग जकार्ता और पालमबांग में। ठीक है, और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा या रही? तो ये है गेहूँ। ठीक है, जो है हरित क्रांति हमारी जो है गेहूं के जो है फूड ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन से ही थी। उनके जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था हरित क्रांति में, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ है अपना। तो भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये थे अर्जुन सिंह ध्रुवे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पुष्कर कहाँ पे है भाई? ये पड़ता है राजस्थान में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और यहीं पे ही राजस्थान में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। गरीब नवाज। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला से थे, अजमेर में इनकी दरगाह है। ठीक है, सूफी सेंट थे। तो यहाँ पुष्कर में ऊँट का मेला लगता है, और पुष्कर में एक टेम्पल भी है, ब्रह्मा जी का टेम्पल है यहाँ पे पुष्कर में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी, तो ये इन्होंने त्याग दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की जो है योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है? तो यह है युवा कार्यक्रम और खेल। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो यह है विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, एक को विधानसभा और दूसरे को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये बीजिंग है भाई, जो है चाइना की कैपिटल। इतना आपको ध्यान रखना है, जो आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी आपको कैपिटल याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कपिल देव ने 1983 विश्व कप तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था डैश स्टेडियम में जीता था? तो ये लॉर्ड्स स्टेडियम था जिसमें 1983 का विश्व कप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी जो है उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? तो पर्यावरण अपनयन इसकी एक कमी थी भाई।
ठीक है, पर्यावरणीय अवनयन, इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है, पर्यावरणीय अवनयन। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाली यह वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश में कच्चीपुड़ी होता है, कथक होता है यूपी में, और मणिपुरी होता है मणिपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। तो ये होती हैं भाई 7, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो 7 जो है क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है डैश। तो ये है भाई संवैधानिक अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं। ये अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बट इसे लीगल राइट्स में भी आता है ये। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है संवैधानिक अधिकार ना हो तो ये भाई आपका लीगल में आ जाएगा, लीगल राइट में। ठीक है, बट ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो ये है सरोद के। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, याद रखना है। हड़प्पा वासियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हड़प्पा वासियों को तांबा कॉपर संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता है। तो ये होता था, है नहीं है भाई, ये होता था हड़प्पा वासी राजस्थान के। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो हड़प्पा वासियों को जो कॉपर है वो अब का जो राजस्थान है वहाँ से प्राप्त होता था। ठीक है भाई, कालीबंगन जो है हड़प्पन साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जो है उसमें से एक सिटी थी आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो कालीबंगन कहाँ पे है, तो ये है भाई राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिससे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है। तो किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है। तो ये है भाई राजस्व व्यय। ठीक है, जिससे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है, भौतिक व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये थी मैरी कॉम। ठीक है, और इनका संबंध है किससे, मैरी कॉम का बॉक्सिंग से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, सरकार ने 2023-24 के बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री PVTG, पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं इसे, विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ PVTG का मतलब क्या है पूर्ण जो है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कई सारी वो पूछ ली हैं फुल फॉर्म्स, तो आपको थोड़ी सी फुल फॉर्म्स भी देख के जानी है। तो इसका जो आंसर है वो है पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ऐसे ही CGL में पूछा था या इसी की किसी शिफ्ट में पूछा था, जो क्या था वो क्वेश्चन था यार, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो एस का मतलब पूछा था इन्होंने, तो सेल्फ होता है उसका मतलब। यहाँ पे एक पूछा था जो है क्या हो गया भाई, ये 1 मिनट रुकिए आप। हाँ सही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल है। तो 2 शामिल हैं भाई समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में। तो ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि किस किस की जो है भारत की सीमा, कौन से ऐसे देश हैं जिससे जो है पानी से लगती है, समुद्र से लगती है, मतलब कि लैंड बॉर्डर टच नहीं करता है, वाटर से टच होती हैं जो सीमाएं हैं। तो 2 देश हैं ऐसे,
और 7 हैं जिनसे हमारी लैंड बॉर्डर टच करती है। ठीक है, धरती से जिसका जो बॉर्डर टच करता है। तो यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन और बचे, इन्हें भी देख लेते हैं फटाफट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। अब 20 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के हमारे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में डैश की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी। तो ये 5 वर्ष के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी थी भाई। ठीक है, तो ये 5 वर्ष के लिए दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म जो है संसद को संबोधित किया? तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किया था भाई 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं? तो कौन से हैं भाई इसमें से? तो ये है भाई वन्यदिल उदिया विट्टिल धनंजय और शांता धनंजय, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बट एसएससी का कुछ पता नहीं है, पूछ भी ले, थोड़ा सा बस ध्यान रखें इसको। नाम तो याद होने वाला है नहीं आप लोगों को ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो देखिए, रन्स तो क्रिकेट से संबंधित है, डबलिंग्स नहीं है, ड्रिबलिंग्स जिसे बोलते हैं वो नहीं है। तो ये इसका आंसर जो है यही है, पहला वाला, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो क्रिकेट से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ड्रिबलिंग नहीं है। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 है इसका आंसर, लेकिन सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है, तो गलत ही इन्होंने पूछी है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में डैश कर सकती है? तो वृद्धि कर सकती है। अगर बैंक दर में कमी आएगी तो मुद्रा जो पूर्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये है भाई 2, हाइड्रोजन हीलियम का 2 है। एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है ये, एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियर लर्नर्स, चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो। ठीक है, आने वाली क्लास के लिए 3rd क्लास है ये, 2 क्लास और हैं, 2 क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपके लिए। PYQ एक भी नहीं छोड़ना मुझे। ठीक है, सारे PYQ करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं, SSC CGL CHSL MTS सभी के अगर PYQ देखने हैं तो सभी के चैनल पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेरी सारी वीडियो यहीं पर आती हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, आपके लिए बहुत काम की जो है क्लासेस हैं ये, और GD वालों के लिए खास कर ये सीरीज़ चलाई है मैंने। ठीक है भाई, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। 51A की बात कर रहा है ये। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी होती हैं उनमें से आई जो है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है? तो वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? तो ये है उत्तर प्रदेश, और ये क्लासिकल डांस है भाई। क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है संगीत नाटक अकादमी। और इससे मिलता जुलता ही एक और डांस है कथकली। कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने ये। ठीक है, अब आ ही रहा है तो इसलिए बताना पड़ता है। तो कथकली है केरला का, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है भाई, केरल का है कथकली। और यहाँ पे एक और होता है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। और आंध्र प्रदेश का है कच्चीपुड़ी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10, जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत
कानूनी ऐप मल्टीलिंगुअल इंडिया लीगल ऐप कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च की? तो ये की थी न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया ने। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी? तो ये थी भाई हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित बांसुरी गुरु। ठीक है, तो फ्लूट से इनका संबंध है, क्वेश्चन आ सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस जो है यंत्र से है? तो वो बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? तो ये ओणम फेस्टिवल केरल में होता है। ठीक है भाई। बैसाखी कहाँ होती है? पंजाब में। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भारत के दूसरे एशियाई खेलों की मेज़बानी किस वर्ष की थी? तो भारत ने दूसरे जो एशियाई गेम्स हुए थे उनकी जो मेज़बानी है कब की थी? तो 1982 में की थी, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है भाई। श्रीलंका का जो है ये इंडिया है, तो इधर पड़ता है मन्नार की खाड़ी और ऊपर पड़ती है पाक स्ट्रेट। कुछ इस तरह से है, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे है ना भाई, ऐसे। तो इधर तो पड़ती है, नीचे क्या पड़ती है? तो ये पड़ती है मन्नार की खाड़ी और ऊपर की तरफ पड़ेगा आपका पाक स्ट्रेट। ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? तो यह है जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल के में तरल रूप में रखा जाता है। तो ये मैंने पहले बताया था आपको, पहला क्वेश्चन ये आया था ये इस क्लास का जो है, यही बस यहाँ पे घुमा के पूछ लिया है ये क्या है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखो, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, जितना लक्ष्य रखा था वो हासिल कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारत अपनी लगभग डैश भूमि जो है सीमा अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है। तो 106 किलोमीटर बॉर्डर जो है इंडिया की, वो जो है अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वो थी कुमार देवी। और यहाँ पे भाई मैं देखो PYQ करा रहा हूँ और आपको सारे PYQ करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन जितनी हो पा रही है ना उतनी ही दे पा रहा हूँ। हो पा रही का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मैं लंबा लेक्चर नहीं रखना चाहता। ठीक है, उससे फिर आपको रिवीजन करना है, लास्ट टाइम चल रहा है अभी। तो एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है, ठीक है, क्वेश्चंस की, तो CGL का जो मैंने करवाए हैं 36 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 2024 में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। बाकी यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फटाफट हमें रिवीजन करना है। तो बस आपको क्वेश्चन दिखा, ऑप्शन देखे और लगाया टिक, इस हिसाब से हम कर रहे हैं। आपका माइंड भी उसी हिसाब से चलेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ तो फिर भाई कंप्लीट नहीं होगी हमारी सीरीज ये। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह है, यहाँ पे मेरे साथ साथ लगाते हुए चलना है। अच्छा ये है, चलो ठीक है। तुरंत देखते ही आपको टक करना चाहिए दिमाग में एकदम से। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी वो कुमार देवी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया शक्तिकांत दास को। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है भैया आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 फ्री थ्रो जो है डैश का खेल जो है शब्द है, तो ये बास्केटबॉल का है फ्री थ्रो। ठीक है, बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है। तो टर्म और जो है स्पोर्ट्स वो याद रखना है आपको, एसोसिएटेड स्पोर्ट्स और टर्म। तो यहाँ पे हमारे देखिए भाई जो है पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है भाई, तो मैं एक बार बता देता हूँ, 5 मिनट के लिए आप रुकिए। तो है यहाँ पे हमारे देखो हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं पूरे। पहली जो क्लास थी फर्स्ट क्लास, ठीक है, उसमें हमने 150 से और 200 के बीच क्वेश्चंस किए हैं। सेकंड क्लास जो आई है उसमें हमने 100 क्वेश्चन किए हैं और ये थर्ड क्लास है, इसमें भी हमने 100 क्वेश्चन करे हैं।
तो टोटल हमें करने हैं 1106 क्वेश्चन, मतलब कि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जीडी वालों आपका एग्ज़ाम 4 फ़रवरी को है, तो आप इस सीरीज़ को जो चल रही है, तीनों क्लासेस जो आई हैं इन्हें देख लें। बाकी जो है फर्स्ट और सेकंड का मैं लिंक दे दूंगा इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, और अपने जो रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर क्लास आपकी अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है, यस नो लिखें। ठीक है, और बताएं आप और इस क्लास का कितना फ़ायदा हो रहा है। देखिए, अगर आपने ये क्लास ढंग से ले ली ना 1.5 की स्पीड पे या 2x की स्पीड पे, ठीक है, तो आप ज़रूर नहीं है नॉर्मल स्पीड पे देखें, जल्दी जल्दी क्लास को देख के जो है अपना फ्री करें। पीवाईक्यू का आपका रिवीजन बेस्ट हो जाएगा, और जितना आप पीवाईक्यू को करके जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको एक रियल एग्ज़ाम में। अगर आप इसे ढंग से पढ़ लेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ एग्ज़ाम के बाद सर इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए क्लास को, और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन को भर दो, और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दो, आग की तरह फैला दो भाई। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। और बाकी टेंशन नहीं लेनी है पढ़ने में, पीवाईक्यू आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, जी के जीएस का। और आप देखिए अब एग्ज़ाम देने जाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर भी आएगा दिमाग पे, है ना, तो प्रेशर को डील करना है आपको, बिल्कुल भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, नॉट हावी, हावी बिल्कुल नहीं होने देना है। बस एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आना है। एग्ज़ाम से पहले मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे, है ना। तो वो एक रूटीन होता है, कई बार हम कुछ गलत भी खा लेते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो फिर उससे भी थोड़ी हमारी जो है एंजाइटी बढ़ जाती है। तो आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेनी है, एकदम चिल मूड में जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम मोड में ही रहना है। अब आपको 15 दिन तक 14 डेज़ बचे हैं अब आपको, बिल्कुल, और इवन अब तो मैं कहूँगा 13 डेज़ ही बचे हैं। ठीक है, 20 तो आज हो ही गई, तो अब देखिए बस अब आप लग जाइए, बिल्कुल एग्ज़ाम मोड में चले जाइए अब। ठीक है, और प्रॉपर नींद लीजिए अपनी। ठीक है भाई, बाकी चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, आज शाम को या कल आ जाएगी आपकी नेक्स्ट क्लास। तो 100 क्वेश्चंस की हमारी ये जो है क्लासेस रहेंगी। तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।